बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। याद रहे, इससे पहले की वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने टॉपिक्स कवर किए थे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके साथ साथ हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा। याद रहे, इंडिविजुअल चार्ज पे लगने वाली फोर्स को हमने कैलकुलेट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक का जो सब टॉपिक है चार्ज टू मास रेशो, यानी कि E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब याद रहे, E/m जो है ये बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स की एप्लीकेशन है। लॉरेंट्ज फोर्स की दो ही एप्लीकेशन है, एक वेलोसिटी सिलेक्टर और दूसरी चार्ज टू मास रेशो। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम वेलोसिटी सिलेक्टर और चार्ज टू मास रेशो के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और सिर्फ उतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट्स होंगी, यानी कि वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको E/m और वेलोसिटी सिलेक्टर की अलग से टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो फिर आप चैप्टर 14 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स पे अलग से वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं जी लॉरेंट्ज फोर्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी देखना चाहें तो वो क्या थी, FL इज इक्वल टू दो फोर्सेस का सम थी। एक थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दो फोर्सेस का जो सम है वो क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या थी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास थी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये तो लॉरेंट्ज फोर्स आ गई ना, लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। मैक्सिमम रिजल्ट क्या था, QVB, यानी कि जब आपके पास साइन थीटा, थीटा कितना था V और B के बीच में 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, तो आंसर मैक्सिमम क्या आया था, QVB। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम रिजल्ट QVB। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको आपने FM से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये यहाँ पे याद रखिएगा ये जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसकी वजह से वर्क क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था ना लेक्चर नंबर 1 में, वर्क इक्वल टू 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क क्या था, 0। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स होने के साथ साथ ये क्या है, एज वेल एज एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग। अब ये डिफ्लेक्टिंग कैसे है, अभी हम आपको एक MCQ में बताएंगे, साबित हो जाएगा। अब एक्सेलरेटिंग से मुराद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या है, मुराद याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग से मुराद है चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड किसकी भाई, वेलोसिटी की, ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पे बिहेव कर रही होगी तब तो वर्क क्या होगा, 0 है ना, तो तब तो वर्क 0 हो जाएगा ना। और जब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पे बिहेव नहीं कर रही होगी तब वर्क नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग मुराद नहीं ले रहा, जब मैं एक्सेलरेटिंग मुराद ले रहा हूं तब आपके पास क्या होगा, वर्क नॉट इक्वल टू 0। फिर से सुन लें, जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स बिहेव कर रही होगी तब वर्क फिर भी 0 होगा, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स की दो ही एप्लीकेशंस हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर और दूसरे नंबर पे E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर को। डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिहेवियर था वो डिस्कस किया, फिर आपने अलग से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया। आज के इस पॉइंट नंबर 1 में वेलोसिटी सिलेक्टर में आप दोनों फील्ड्स को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे पास एक ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। वहाँ पे फिर चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम डिस्कस करने लगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो आपको ब्लू लाइन्स नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लैक वाले, ये आपके पास क्या है, आउट टू द पेज फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस वाला भी शो कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा इन टू द पेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो डॉट्स हैं बेसिकली ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है जी, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही इस रीजन के अंदर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को विद वेलोसिटी v क्या करते हैं, एंटर करवाएंगे। आप चाहें तो वो पॉजिटिव ले लें, चाहें तो नेगेटिव ले लें, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। तो ये देखें, ये चार्ज पार्टिकल है जिसको विद वेलोसिटी v हमने इस फील्ड वाले रीजन में एंटर करवाया है। ठीक है। अब होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। क्यों, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पे लगेगी, और दूसरा इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट होगी। दोनों फोर्सेस एक्सर्ट होंगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों बातें हम पहले लिख लेते हैं। गौर करें ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में यहाँ पे कैसे दिख रही हैं आपको, परपेंडिकुलर। देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, आउट टू द पेज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज। तो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं जी, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखें, जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा इस वाले फील्ड वाले रीजन में, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी वो होगी अपवर्ड। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है प्लस, इसको नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। और वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्या होगी, अपवर्ड। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। तो मैंने आपको 3 रूल्स सिखाए थे, बताए थे। आप राइट हैंड यूज़ करना चाहें, लेफ्ट फ्लेमिंग यूज़ करना चाहें, या आप पाम रूल यूज़ करना चाहें। लेक्चर नंबर 1 में हमने तीनों आपको रूल अप्लाई करके दिखाए थे, बताए थे, सिखाए थे। तो मैं फटाफट यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट आए हों। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जी हमारे पास राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, मैं सामने हो जाता हूँ। ये अब आप में इसमें स्टेप फिंगर याद रखनी है, करंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करनी है। मिडिल फिंगर आपके पास फील्ड की डायरेक्शन में सेट होगी, थंब आपको फोर्स बताएगा। लेफ्ट में आपने उलट करना होता है। ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड है। तो ये देखें, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने सेट कर ली फिंगर। अब फील्ड क्या है, आउट टू द पेज, यानी कि आपकी तरफ। तो ये देखें, ये आपकी तरफ फिंगर सेट होगी, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस में सेट करनी है। ये देखें, ये V आ गया, ये B आ गया, दो सेट होगी, थंब छोड़ दें, फोर्स बताएगा। थंब क्या जा रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इस चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब जरा मैं आपको लेफ्ट अपना अप्लाई करके बता देता हूँ। लेफ्ट में याद रखिएगा, ये जो स्टेप फिंगर होगी ये क्या कहलाएगी, अच्छा बोलें, फील्ड। उलट करना है। अब यहाँ ये वेलोसिटी थी राइट में, यहाँ ये क्या है, फील्ड, और ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी। तो ये देखें, ये वेलोसिटी सेट हो गई, और ये आपकी तरफ क्या हो गया, ये मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, ये ऐसे। ये देखें, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी। तो ये V सेट हो गया, आपकी तरफ ये क्या आ गया, B। दो फिंगर सेट होगी, देख लें। थंब छोड़ेंगे तो ये आपको फोर्स बताएगा। ये देखें, तो लेफ्ट मैंने अप्लाई किया, तब भी फोर्स क्या आ रही है, डाउनवर्ड। क्लियर। अब पाम रूल लगाते हैं। पाम में फील्ड क्या है, फिंगर्स।
आपकी तरफ आ रहा फील्ड आउट टू द पेज, तो ये देखिए आउट टू द पेज सेट हो गई फिंगर्स। वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, ये सबसे आसान है, ठीक। और यहाँ पे आपको हथेली पाम जो है इस पे नॉर्मल ड्रा करें तो ये फोर्स मिल जाएगी, तो अब भी फोर्स क्या आ रही है, डाउनवर्ड। तो तीनों में से कोई भी आप अप्लाई करके यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाउनवर्ड है, ठीक है जी। तो अब मैं यही पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो पॉइंट हमने लिख दिए। अब डिस्टेंस पहला केसेस में देखते हैं, क्योंकि 3 केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। नंबर 1, या तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेंड हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, यानी कि पॉसिबल यही 3 केसेस है। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस हम ये बनाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होंगी तो ये चार्ज पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ बेंड होगा ना ही मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बेंड होगा, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा निकल जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से सीधा निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। तो हम पहला केस यहाँ पे बनाते हैं कि व्हेन, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगी, इक्वल, तब ये चार्ज पार्टिकल डियर स्टूडेंट्स इसी स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये वेलोसिटी किसके इक्वल है, फाइंड आउट कर लेते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। कंडीशन हमने अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, QVB, मैक्सिमम रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। Q से कैंसल, डियर स्टूडेंट्स V अपनी जगह पे, B इधर जाके क्या हो जाएगा, E के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गई, E ओवर B। लो जी, ये आपके पास वेलोसिटी सिलेक्टर का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अब यही वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि E ओवर B, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से पहला MCQ बन सकता है क्या, कि वो यूनिट देखें। E का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कॉलम, B का क्या होता है, टेस्ला। तो वो न्यूटन पर कॉलम टू द टेस्ला की रेशो की यूनिट की रेशो जो है वो पूछ सकता है किसके इक्वल है। तो आप यूनिट चेंज ना करने बैठ जाना और सीधा सीधा देखो, इसके यूनिट डिवाइड बाय इसका यूनिट की अगर रेशो पूछी जाए तो फिर इधर इस साइड पे क्या है, V, और V का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो फिर सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड जब आपके पास फार्मूला आ चुका है तो हम एक छोटा सा यहाँ पे सिंपल सा MCQ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या कह रहा है जी, B इज इक्वल टू 5 टेस्ला, E इज इक्वल टू 50 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कॉलम, V आपने कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल MCQ है। V इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, E ओवर B। तो E हमारे पास कितना है, 50 डिवाइड बाय क्या है जी, 5 1 था 5, तो 0 वैसे है, तो ये V आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ ये MCQ बताने का मकसद ये था कि अगर B और E की वैल्यू दी जाए तो आप V को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो MCQ में B की वैल्यू दे दे, V की वैल्यू भी दे दे और आपसे कहे E की वैल्यू कैलकुलेट करें, तब भी आप इसी रिलेशन से कर सकते हैं। या फिर वो कह सकते हैं E भी दे दे, V भी दे दे, B कैलकुलेट करो, तब भी आप डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसी पॉइंट से एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि रिमेंबर, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, थोड़ी मैं स्पीड लगा रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ ताकि आप ज़रा सीरियस होकर बैठे। ठीक है, जोर हमारा लग रहा है लेकिन आपको सीरियस करने का मकसद है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा तो इस बात का मतलब क्या बनता है, इस बात का मतलब बनता है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी जगह पे, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या बचा, 0। अब ये चीज़ सारी क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, ये चीज़ सारी हमें बता रही है कि भाई यहाँ पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है,
जीरो, नेट फोर्स क्या आ गई, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो है तो फिर डियर स्टूडेंट्स नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फिर इस बात का मतलब क्या बनता है कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यही मतलब बनता है ना कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज और देखते हैं क्या कि भी पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा, ऐसे ही है ना। अगला पॉइंट, क्या डिफ्लेक्ट होगा इस कंडीशन पे, नहीं, तो फिर मैं लिख देता हूं अनडिफ्लेक्टेड। आखिरी बात, इस सारी कंडीशन को देखें तो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं इस मोशन को क्या नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लें। मोशन में तो है ना, लेकिन उस पे नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसीलिए चला गया डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स से तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ बेंड कर जाएगा, और या फिर ये हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो फिर चार्ज पार्टिकल इस तरफ बेंड कर जाएगा। यही हो सकता है ना, पहला केस तो हो गया कि सीधा निकल जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट कैसे इंक्रीज करना है। ये नहीं करना कि जब दोनों केस अलग अलग डिस्कस करने हो तो एक दफ़ा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, यहाँ पे आके चार्ज पार्टिकल और रख दें, या फिर दूसरा ये वो सोच रहे हो कि शायद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे ऐड कर दें। नहीं, ये काम नहीं करना। जो तरीका आपने यूज़ करना है वो क्या है, गौर से सुन लेना। हमारे पास जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सीधा निकल रहा था उस वेलोसिटी को कुछ भी आप समझ लें, 10 समझ लें, 2 समझ लें, 5 समझ लें, कोई एक नाम दे दें। लेट करते हैं वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सीधा निकल जाता है और उस कंडीशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, बराबर। एक फिक्स होगी ना वेलोसिटी, या v कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। उसको कोई नाम दे दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलें ओके। अब जिस वेलोसिटी से सपोज करें सीधा निकल गया था, उस वेलोसिटी से मैं अब सेकंड केस में वेलोसिटी बढ़ा देता हूं। जो भी पहले इसकी थी जिससे ये बिल्कुल सीधा जा रहा था उससे अब मैं क्या करने लगा हूं, उस वेलोसिटी से वेलोसिटी बढ़ा देता हूं। तो ये देखें, जब मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, ओए होए, जब मैंने क्या की v डैश, यानी कि अब पहले वाली वेलोसिटी से मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं तो ये न्यू वेलोसिटी आ गई v डैश। पहले वाली वेलोसिटी का मतलब e ओवर b लिखा। इसी e ओवर b किसके इक्वल है, v के, तो मैंने यहाँ v लिख दिया। तो v डैश ग्रेटर है v से, यानी कि अब मैंने इस वेलोसिटी v से वेलोसिटी बढ़ा दी है। जब बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा देखते हैं। वेलोसिटी बढ़ाई, हम ये जानते हैं, ज़रा गौर करना है यहाँ पे अब, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है QE और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, QVB। जब आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो इस रिलेशन में देखें v है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगी, पहले जितनी कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो v पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आपने जब वेलोसिटी बढ़ाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रही। लेकिन जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब जरा मैग्नेटिक फोर्स को देखें, मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स v पे डिपेंड कर रही है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपके पास वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बना रही है, डायरेक्ट, कि अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है जी। अब जब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, बल्कि जिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया है उसकी तरफ ये चार्ज पार्टिकल बेंड हो जाएगा इस तरह से।
तो इस केस में फिर कह सकता हूँ कि जो v है वो अब ग्रेटर है E/b की रेशो से। v ग्रेटर है E/b की रेशो से, तो इसीलिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाई तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, जब ये बढ़ गया है तो इसका मतलब किसकी तरफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो फिर मैं लिख सकता हूं इसको वर्डिंग में, इस कंडीशन पे चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स की तरफ मूव करता है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली बात की तरफ कि जब मैं वेलोसिटी वो जो पहले फिक्स की थी उस वेलोसिटी से क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। दूसरे केस में मैंने बढ़ाई थी ना, अब मैं कम कर देता हूं। जब मैं वेलोसिटी कम करूंगा E/b से, तो इसका मतलब क्या बनता है कि v डैश लेस होगी अब v से। तो फिर क्या होगा? वही रिलेशन यहां पे दोबारा लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। दोबारा यही फार्मूले लगाएं। इलेक्ट्रिक फोर्स पे v डिपेंड ही नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स v पे डिपेंड करती है, लेकिन अब v क्या हो रहा है? कम। तो इसका मतलब जब v कम होगा यहां से तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम हो जाएगी। अब जब पहले केस के कंपैरेटिव हम चेक कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? ये कम। मैग्नेटिक फोर्स कम होने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई ना। मैग्नेटिक फोर्स कम होने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे ज्यादा है। दूसरे केस में ना देखना, पहले केस को रेफरेंस मानते हुए देखना है। पहले में क्योंकि दोनों बराबर थी, अब मैग्नेटिक फोर्स कम हो गई है। जब कम होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो फिर कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई है। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल होगा फिर वो डियर स्टूडेंट्स सीधा जाने की बजाय इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा v लेस देन E/b से। तो फिर इसका मतलब टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, उस एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल रिलेशन देखना हो, तो फिर हम कैसे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे वो जरा देख लें। हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है जी Q इंटू E। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, याद करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में, याद है ना? नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma, फिर हमने एक को जीरो रखना था। ठीक है, नेट फोर्स वहां पे जीरो होनी चाहिए थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं सिर्फ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ma और इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालें जी, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE डिवाइड बाय m। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। ये आपको MCQ में कहीं ना कहीं फार्मूला हेल्प करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा MCQ, फिर हमारा सिलेक्टिव वेलोसिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सपोज करें जी हमारे पास ये एक फील्ड का रीजन है, यहाँ पे इस फील्ड रीजन के अंदर हम क्या करते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करते हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज एंटर होगा तो आपको ये पता होगा कि ये जो फील्ड की डायरेक्शन है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, ये अलग से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव एंड होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर एंटर होगा तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी इस केस में। अब वेलोसिटी इंक्रीज तो फिर मैं कह सकता हूं कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं इसी रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज को एंटर करता हूं, अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आगे वाली प्लेट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इसको रिपेल करेगी और इस साइड पे एंड कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसको पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यही चार्ज इस फील्ड के
अपोजिट, यानी कि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अपोजिट मूव करता हूं, भेजता हूं, एंटर करवाता हूं, तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? अपोजिट। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्योंकि मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इस फील्ड के अपोजिट मूव करवाता हूं, एंटर करवाता हूं, ये देखें यहां से विद वेलोसिटी भी एंटर करवाता हूं ऐसे, तो फिर नेगेटिव तो मूव करता है फील्ड के अपोजिट, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी यहां पे बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, मैं आपको सिर्फ फटाफट बता रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो इसका मतलब वर्क डन फिर क्या होगा? तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब वर्क भी नेगेटिव। क्लियर? लास्ट एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस फील्ड, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, क्योंकि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैं दो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर देता हूं। कैसे? परपेंडिकुलर। तो ये भी फील्ड के अंदर भेज देता हूं और ये भी फील्ड के अंदर भेज देता हूं, परपेंडिकुलर दोनों को एंटर कर देते हैं। अब क्या होगा? देखें, पॉजिटिव जैसी फील्ड के रीजन में आएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये बेंड हो जाएगा इस तरफ, और नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? तो इसका मतलब यहां पे देखें, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैसा बिहेवियर शो कर रही है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो मैंने स्टार्ट में कहा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स बन गई है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब अगर इस टाइम आपसे वर्क पूछा जाए तो वर्क फिर क्या होगा? जीरो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेवियर कैसा है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स जैसा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये थी आपके पास वेलोसिटी। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या जिसका दूसरा नेम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी? E/m को किसने डिटरमिन किया? तो ये आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि फर्स्टली टू डिटरमिन बाय, याद रख लें जी, जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम यहाँ पे इस तरह से नहीं डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने अलग से टॉपिक पे डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एट लो प्रेशर ग्लास ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया, फिर हमने वहाँ पे डिस्कशन की कि भाई एटम जब लोअर स्टेट में आते हैं तो फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट इमिट करते हैं, फिर इस तरह का एक ब्लू रिंग अपेयर होता है, फिर उसका रेडियस कैलकुलेट होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें आपने तैयार करनी है या समझनी है तो फिर आप इसी चैप्टर 14 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इस टॉपिक की अलग से वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे हमने उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, चीज़ें बताई हुई हैं। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाए को डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो फिर आप उसको ईजीली सॉल्व कर सकें। तो इसलिए आप डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशंस को ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर लेक्चर नंबर 1 में ये बात कर रहे थे कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली एंटर किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेता है या उसमें बेंड हो जाता है। तो आज भी यही केस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस वाला, ठीक है ना, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये नहीं है कि पीछे से ये अलग सा कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं, पीछे जो सेटअप होगा उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम निकल के आ रही है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से ये बात समझ आ जाए कि अंदर बिहेवियर क्या होगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स पिछले सेटअप पे आपने गौर नहीं करना, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखें। तो ये इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v इस फील्ड के रीजन में क्या होगा? एंटर होगा। तो
तो हम ये बात जानते हैं, सपोज करें जब ये इस पॉइंट पे होगा, ये इस पॉइंट पे, तो अब ये इस पॉइंट पे विद वेलोसिटी v ऐसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इसको सीधा नहीं जाने देगा बल्कि इसके पाथ को बेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। बात समझ आई कि नहीं? यानी कि वही मैग्नेटिक फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, तो एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल। तो फिर डेट सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। तो हम चेक कर लेते हैं कैसे। देखिए, अगर आप राइट हैंड अप्लाई कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन स्टेप फिंगर वेलोसिटी, ये मिडल फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड, थंब आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो ज़रा गौर करना है, ये इनटू द पेज फील्ड है तो ये वाली फिंगर इनटू द पेज सेट हो गई, ये वेलोसिटी है तो ये देखिए ये दो फिंगर सेट हो गई, ये सेट हो गई। थंब को छोड़ें, अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड। लेकिन ये आप रूल कब अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव के लिए। आप बुक में जो लेफ्ट यूज करें, पाम रूल यूज करें, ये वाला रूल यूज करें, पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं। और जब पॉजिटिव के लिए करेंगे तो यही अपवर्ड डायरेक्शन बनती है ना। लेकिन यहाँ पे देखें क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उसके लिए फोर्स डाउनवर्ड होगी। तो देखें, अगर पॉजिटिव के लिए अपवर्ड तो नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, या जिसको आप कह सकते हैं टूवर्ड द सेंटर। सही है। अब ये पाथ बेंड होगा और इस पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं तो पार्टिकल निकलना चाहता है जी विद वेलोसिटी v सीधा, लेकिन यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स इसके पाथ को क्या कर देगी, बेंड कर देगी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। अब ये बेंड होगा, इस पॉइंट पे पहुंचा। अब इस पॉइंट पे भी ये विद वेलोसिटी v सीधा निकलना चाहता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टूवर्ड द सेंटर। फिर ये पहुंचा यहाँ पे, अगर इस पॉइंट की आप बात करना चाहते हैं तो अभी भी ये विद वेलोसिटी v सीधा निकलना चाहता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द सेंटर। फिर इसका पाथ बेंड होगा और ये दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह ये एक साइकिल इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सर्कुलर पाथ नहीं बन गया। जब साइकिल कंप्लीट है तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे टाइम पीरियड की भी बात करनी है, फ्रीक्वेंसी की भी बात करनी है। तो ये दोनों रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं जी, आपने यहाँ पे देखा कि सर्कुलर पाथ क्या हो गया, पेयर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें सबसे पहले, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या था फार्मूला, वो था जी QV साइन इंटू थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, थीटा यहाँ पे क्या है, देखें V और B के बीच में आपने एंगल देखना होता है। तो V यहाँ पे देखें और B देखें, ये B इंटू द पेज और ये वेलोसिटी, तो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो एंगल 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एंगल क्या है, 90, साइन 90 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन ही नहीं करता, डायरेक्ट मैक्सिमम रिजल्ट लिख देते हैं। तो FM यानी कि डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स आ गई QVB, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। यहाँ तक लो जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें, सेंट्रीपिटल फोर्स भी टूवर्ड द सेंटर, मैग्नेटिक फोर्स भी टूवर्ड द सेंटर, तो दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या आई है मैक्सिमम, डियर स्टूडेंट्स, वो आई है QVB इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, एक v से कैंसल, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से रह गया जी QB इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बच गया, mv ओवर r। बात समझ नहीं आ रही, mv ओवर r, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मसला नज़र आ रहा है तो फिर वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लें। आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन से हमें 2-3 मैथमेटिकल फार्मूलाए मिलेंगे और उनसे बनेंगे फिर MCQ। सबसे पहले यहाँ से इस v को कैलकुलेट कर लें। अगर यहाँ से v को कैलकुलेट करें तो r इधर आ जाएगा। तो ये देखें, v इज इक्वल टू
आर इधर आ गया, क्यू आर बी, और ये एम इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लो जी, आपके पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब अगर आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है तो इसी रिलेशन से आप आर का मैथमेटिकल फार्मूला भी मेंशन कर दें। आर इधर, क्यू बी इधर आ जाएगा। तो ये देखें, आर इज इक्वल टू एम वी अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय क्यू बी इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आ गया क्यू इंटू बी। ये आर का मैथमेटिकल फार्मूला के यहाँ से भी एमसीक्यू बनाएंगे। अब जरा गौर करना है, ये एम वी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम। क्या बन जाता है, मोमेंटम। तो आर इज इक्वल टू एम वी की जगह लिख दें पी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आर का इन टर्म ऑफ मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहां से इस फार्मूले से पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर हम और मैथमेटिकल रिलेशन यहां पे बनाएंगे। तो देखते हैं जी, इफ P देन P क्या हो गया P को। अब यहां पे बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे ही इस वीडियो पे आते हैं तो लास्ट पे पहुंच के स्क्रीनशॉट लिया और भाग गए। बाद में जब टॉपिक देख रहे होते हैं, सुनते तो है नहीं, जब देख रहे होते हैं तो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये पॉइंट कैसे आया। फिर वो इस चीज़ को पढ़ते हैं, इफ़ पी देन, यार इफ़ पी क्या पी, फिर क्या हुआ है, क्या हुआ है पी को कि आगे क्या हो गया है ना, यही मतलब बनता है ना। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वो सुनते तो है नहीं कि हमने बोला क्या था। हमें बेहतर पता है ना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, वहाँ पे बोलना क्या है, बताना क्या है, किस वजह से वो पॉइंट ऐसे लिखा गया है और हमने कैसे बताना है। आप सुनेंगे देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, फिर उनको बाद में समझ नहीं आती। यहीं से मुझे एक बात याद आ गई है कि जब आप देखते हैं सुनते नहीं है, फिर पता है क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वो क्लास भी यही काम कर रही थी कि और अक्सर यही होता है कि जब उस्ताद पढ़ा रहा हो सामने तो वो लिखता भी है बोलता भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो मैचिंग करते हैं, आगे की बुक रख के सिर्फ देखते रहते हैं। हाँ उस्ताद सही जा रहा है, अच्छा ये टॉपिक यहाँ तक पहुँच गया, हाँ ठीक है ठीक जा रहा है। कुछ ये काम कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हैं बेचारे, उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। और टीचर भी कुछ गौर कर रहे होते हैं, हाँ बच्चा हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। और वो बच्चे वो चेक कर रहे हैं उस्ताद को, बच्चे चेक कर रहे हैं उस्ताद को। अच्छा फिर मैंने ना अपनी क्लास में छोटा सा डेमो दिया। मैंने कहा भी देखो, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो सामने भी देखना होता है, आपने अपने अपने सारे जो आपने सेंसर अपने है ना उनको एक्टिव करना होता है। तो आपने सुनना भी है, देखना भी है, क्वेश्चन भी करना है। आप हर तरह से एक्टिव होके बैठे, सीरियस होके बैठे। और आपका ये हाल है कि आप सिर्फ हमें देख रहे हो, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो मैंने उनको लाइव डेमो दिया। मैंने कहा जी कैसे आप क्या करते हैं, आप हमारी बात को गौर से सुनते हैं। उन्होंने कैसे, मैंने ना 1-2 मिनट के लिए बुक्स बंद करवा दी। मैं कहा सारे बच्चे ना मेरी तरफ देखें। अब वो सारे मेरी तरफ देख रहे हो। मैंने कहा जी जैसे मैं करूँगा वैसे आपने करना है, लेकिन जब मैं बोलूँ 1 2 3 और उसके बाद मैं कहूँगा क्लैप, तो सब बच्चों ने क्लैपिंग करनी है। बात समझ आ गई? उन्होंने कहा जी समझ आ गई। अब मैं आपसे भी कहता हूँ देखने वालों से कि एक लम्हे के लिए आप हर चीज़ रख दें, ज़रा एक्टिव हो जाएं और जैसे मेरी तरफ देखें, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप एक्टिव हो जाएं। ये मैं तैयार हो गया। और मैंने क्लास में भी ऐसे ही किया, तो सारे बच्चे ऐसे होकर बैठ गए। मैंने कहा जी जब मैं बोलूँ 1 2 3 के बाद मैं कहूँगा क्लैप, तब आपने क्लैपिंग करनी है। सब ने कहा सर ओके। मैंने कहा जी ओके स्टार्ट करते हैं। अब मैं ऐसे एक्टिव हुआ। मैंने कहा सारे बच्चे मेरी तरफ देखें, सारे मेरी तरफ देखने लगे। और मैंने कहा 1 2 3 और जैसे 3 के बाद मैंने क्लैप किया, सब ने क्लैपिंग कर दी। हालांकि मैंने उनसे क्या कहा था कि जब मैं 3 के बाद कहूँगा क्लैप, तब आपने क्लैपिंग करनी है। और मैंने जो उनके सामने 3 के फौरन बाद क्लैपिंग की, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने क्लैपिंग कर दी। जबकि मैंने उनसे कहा था कि 3 के बाद मैं बोलूँगा क्लैप, तब आपने क्लैपिंग करनी है। तो ड्यूरिंग लेक्चर भी वो यही काम कर रहे होते हैं कि सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने देखा ना, वही कर दिया। सुना है नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। लेक्चर के दौरान भी वो यही काम कर रहे होते हैं कि सिर्फ देख रहे होते हैं कि हाँ उस्ताद पढ़ाई जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता लगता उनको,
कुछ की बात कर रहा हूँ, सारों की बात नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट्स अपने ऊपर मेहरबानी करें, सुना भी करें कि हम क्या कह रहे हैं। तो हर लेक्चर में जो हम बोल रहे होते हैं बातें वो आपने सुननी होती है और उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये गलतियां ना किया करें। तब उन बच्चों को पता चला कि हाँ यार हम तो वाकई ऐसे ही थे, क्योंकि हम गौर तो कर ही नहीं रहे थे कि उस्ताद क्या कह रहा है। तब से वो क्लास होशियार हो गई है। अब उनको पता होता है कि सर जो है ना किसी पॉइंट पे, फिर मैं जान के करता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते रुक जाता हूँ, मैंने अभी क्या बोला है, लास्ट वर्ड मेरा क्या था। तो थोड़ी सी अगर हम कुर्बानी दें ना टीचर, तो बच्चे को अट्रैक्ट करें और उसको क्लास में सीरियस करें, तो वो फिर इंशाल्लाह काम करेगा। तो और हम करते भी हैं, बहुत से टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल जी मैंने बात डिस्कस की, और फिर देखने से इतना असर होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत असर होता है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें देखा करें, बुरी चीज़ें नहीं देखनी। तो आजकल जैसे एक डायलॉग चल रहा है कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये क्या है, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अगर इनसे बंदा पूछे लावा है क्या, किसे कहते हैं, तो नहीं पता कि लावा है क्या, लेकिन वो अपना डायलॉग, और बच्चे हमारे स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं डायलॉग को। और मैं तो बहुत सारों को जानता हूँ जिनके नाम है ना अख्तर, उनको देख के बच्चों ने डायलॉग मारना शुरू कर दिया, लाहौर दा पावा, दूसरा कहेगा अख्तर लावा। और जो जिसका नाम अख्तर है वो अगर ऐसे जा रहे हैं ना सीधा, तो वो ये वाला डायलॉग सुनते ही ना वो चौड़ा हो जाता है ऐसे। और भाई क्यों हो गए हो चौड़े हो, हुआ क्या है, आपकी क्या खिदमत है कि आप चौड़े हो गए हैं। यानी कि वो बंदा भी बेचारा हैरान हो जाता है यार। मतलब मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें कहने को, लेकिन मैं छोड़े इन बातों को। तो आप डियर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरफ आपने नहीं जाना। आप अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे रखें, हर चीज़ को गौर से सुने समझें और अच्छी चीज़ें करें, ठीक है ना। तो बहरहाल जी इस तरह तो फिर बहुत सारी बातें हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था कि P यहाँ पे क्या है, सेम। अब मैं बोल रहा हूँ ना तो आप फटाफट लिख लें, ये मेरा मेन मकसद था बताने को। बहरहाल हम टाइम ज़ाया नहीं करते आपका, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप सारे। तो यहाँ पे लिखें फिर P सेम। अब मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कंडीशन बता दी कि जब P क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, सेम। इस फार्मूले में P जब सेम रहेगा, B भी क्या है, सेम। अब दोबारा आप फिर थोड़ी वहाँ पे बढ़ाएंगे, तो R का Q के साथ रिलेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे देखें ज़रा, इनवर्स। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डियर स्टूडेंट्स किसके, Q के। ठीक हो गया जी, इनवर्स रिलेशन है। अगर यहाँ पे ये रिलेशन इनवर्स है, तो फिर मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक MCQ भी बना सकता हूँ। वो क्या, रेशो का, ठीक है ना। R अगर Q के इनवर्स है तो फिर रेशो क्या बनेगी, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, ऊपर 1 है तो फिर Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ये रेशो फार्मूला होगा। अब यहीं से छोटा सा अगर मैं आपसे MCQ पूछूं, क्या देखें ना, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई यहां पे मोमेंटम भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, और चार्ज, अब मेरे पास एग्जांपल किसकी है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरा मैं यहां पे प्रोटॉन लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, MCQ सुन लें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों को मैं परपेंडिकुलर एंटर करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। मोमेंटम भी क्या रखना है, सेम। सही है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अब जरा मुझे बताएं रेडियस की रेशो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेडियस के बिटवीन रिलेशन क्या होगा, रेशो क्या होगी। तो सोचें जरा। अब देखें, अगर P सेम है, B भी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू और प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू सेम, तो इसका मतलब फिर Q भी सेम हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो किसकी इक्वल होगी, 1:1 की इक्वल होगी। चाहे इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन कह लें या प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कह लें, क्योंकि चार्ज भी एक वो है एक वो है, तो चार्ज की वैल्यू भी सेम, P भी सेम, B भी सेम, तो रेशो क्या आ जाएगी, 1:1। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, अगर इस तरह का, मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया, आप खुद लिख लें। तो ये रेशो आ गई
1 डिवाइड बाय 1, जिसे आप कह सकते हैं 1:1। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे ये पूछें, चलें वो अगले पे बन जाएगा नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ तक अभी याद रख लें। अब हमें E/m का एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि वेलोसिटी की टर्म में हो, जो कि वेलोसिटी की टर्म में हो, तो उसको हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इस रिलेशन से, E/m। तो ये देखें, इसको उलट कर दें ज़रा R वाले रिलेशन को। ये m/q है ना, q की जगह E लिख सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लें डायरेक्ट, बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे, ये देखें जी, m/q इज इक्वल टू b इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा RB डिवाइड बाय V। सही, अब इसको उलट कर दें, Q की जगह E लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया E। अब इसको भी उलट, उसको भी उलट कर दें, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि ये बन जाएगा जी E/m इज इक्वल टू V/RB। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, E/m इज इक्वल टू V/R/B। ये रिलेशन आ गया E/m का इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अब जरा देखते हैं, इस रिलेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें देखें फिर से एमसीक्यू इस रिलेशन से, अगर मेरे पास V क्या हो, सेम, B क्या है पहले से, सेम, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो चार्ज सेम, तो मैस और रेडियस यानी कि V भी अगर सेम हो, B भी सेम हो, चार्ज भी सेम हो, तो R का M के साथ रिलेशन कैसे बन रहा है, शाह बोलें जरा, डायरेक्ट, यानी कि R को इधर ले जाएं, M को इधर ले आए, तो या फिर R को उधर ले जाएं, इधर क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी सेम, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि अगर E/m में M को सिर्फ देखना हो, तो इस रिलेशन में डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास क्या आ रहा है, R/m। दोबारा सुन लें, V सेम, B सेम, E सेम, तो R डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया R, E इधर आ जाएगा, ठीक, ओवर M वैसे का वैसे। अब V/EB है, तो सारी चीजें कांस्टेंट, तो फिर मैं यहां लिख देता हूं कांस्टेंट। बात समझ आ रही ना, स्टेटमेंट तो वो देगा, लेकिन आपको सिर्फ हम यहां पे हिंट दे रहे हैं। मैंने टिक कर दी, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो R/m इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से देखें, कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन हटाकर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज कर सकता हूं ना यहां पे, बात समझ आई? तो m को ले आओ इधर, R इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k कह दे, और फिर आपके पास ये आ गया m। अब देखें, इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाएं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो यानी कि अगर इस फार्मूले में V वेलोसिटी कांस्टेंट कहे, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट लिखा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, इस तरह की ऑप्शन होंगी, ठीक है ना, वर्डिंग लिखेगा वो। तो फिर यहां पे देखें R क्या आ रहा है, M के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, जब जिसका मैस बढ़ेगा उसका R भी, रेडियस भी बढ़ेगा, जिसका मैस कम तो फिर उसका R भी, रेडियस भी कम होगा। रेडियस हमें शो करवाएगा डिफ्लेक्शन, वो भी समझाता हूं। तो अगर मेरे पास अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इस रिलेशन को देखते हुए वहीं से दोबारा एमसीक्यू बना रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो किसका रेडियस ग्रेटर होगा, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? इस रिलेशन से देखें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो बताएं कि किसका रेडियस ग्रेटर होगा, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? तो अब देखें, R M के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, तो प्रोटॉन का मैस क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब मैस ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा, तो प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये एमसीक्यू की स्टेटमेंट आएगी, लेकिन मैं यहाँ हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो RP ग्रेटर होगा RE से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो स्मॉल है प्रोटॉन के रेडियस से। इस रिलेशन से ये एमसीक्यू बन गया। ओके जी,
अब डियर स्टूडेंट्स इसी बात को देखते हुए ना बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो जरा देख ले। वो ये है कि जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन ये इनवर्स रिलेशन बनाएगी किसके साथ? मैस के साथ। मैस के साथ अगर आर और एम को देखें डायरेक्ट है तो डिफ्लेक्शन आर के साथ क्या होगी? इनवर्स। बात समझ आई? अब ये पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन है क्या, ये आपको रेडियस से पता चलेगा। देखें ना, अगर आपका m ज्यादा r ज्यादा, अगर r ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, यानी कि रेडियस अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगी, और अगर रेडियस कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अब ये डिफ्लेक्शन कैसे समझेंगे आप जरा गौर करें। बेंडिंग का वर्ड सुना है ना सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में, बेंडिंग ज्यादा, बेंडिंग कम, कर्वेचर, तो वही चीज यहां पे है। देखें अब जरा गौर करना है, एक पार्टिकल है मेरे पास यहां पे, मैंने उसको थ्रो कराया, वो ये ऐसे बेंड हो गया। अब इसका आर क्या है, ये देखें रेडियस कम, तो डिफ्लेक्शन क्या हुई है? ज्यादा, यानी कि जो इसका जल्दी मुड़ना है ना, जल्दी इसका सेंटर की तरफ मुड़ना है, बेंडिंग है, ये डिफ्लेक्शन कहलाती है। तो जल्दी मुड़ गया है ना, जल्दी डिफ्लेक्ट हो गया है ना, तो आर क्या बना? कम। तो ये देखें आर अगर कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। डिफ्लेक्शन ज्यादा का मतलब ये जल्दी मुड़ जाएगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, जल्दी होगी। बात समझ आई? ये है डिफ्लेक्शन का मतलब। अब जरा देखें, अगर एक पार्टिकल यहां से लंबा चक्कर काट के बेंड हो रहा है तो यहां पे देखें आर क्या है? ज्यादा। अब आर अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम। डिफ्लेक्शन कम का मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ेगा, जल्दी नहीं मुड़ेगा सेंटर की तरफ, कर्वेचर उसका कम बनेगा, तो ये बेंडिंग कम होगी। देखें ना, बड़ी देर के बाद डिफ्लेक्ट हुआ है, मुड़ा है, ये है डिफ्लेक्शन का मतलब। बात समझ आई? तो अब जरा यहां पे देखें, मैस जिसका ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम। तो अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, यहां से आपने प्रोटॉन भेजा, तो मैस ज्यादा है ना, तो मैस ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम। तो ये देखें, मैस अगर प्रोटॉन का ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, तो ये प्रोटॉन का केस समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन का समझ लें। कैसे? मैस कम इलेक्ट्रॉन का तो बेंडिंग, मैस कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि ये बात या ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब नोट की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले यहां पे देखें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, E/m चार्ज टू मैस रेशो। तो भाई E/m की वैल्यू तो पहले कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, E चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कॉलम, और मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 kg। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 1.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 कॉलम पर kg। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसी तरह आप प्रोटॉन की भी निकाल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की भी देख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता नहीं है, जीरो आएगी। तो जब आप सारी वैल्यूज निकालेंगे तो फिर उन सारों को आप चेक करें और फिर देखें कि किसकी चार्ज टू मैस रेशो ज्यादा है किससे, यानी कि आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा का प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक की हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू बता देता हूँ कि याद रखें E/m की जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन की, वो ग्रेटर है प्रोटॉन से। तो ये आ गया प्रोटॉन, सही। और प्रोटॉन की E/m की रेशियो जो है वो ग्रेटर होती है किससे डियर स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल से। और अल्फा पार्टिकल की E/m की रेशो जो है वो ग्रेटर होती है न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, तो इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या हो जाती है? आप कह सकते हैं 0। क्लियर है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप नोट लिख सकते हैं क्या भाई, ये जो E/m की रेशो है ये डिफ्लेक्शन के साथ कैसा रिलेशन बनाएगी, डायरेक्ट या इनवर्स? तो आप चेक कर लें, आपको ये चीज तो समझा दी ना हमने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल दी है ना, तो आप E/m से देख सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, क्योंकि टाइम कम है, कि E/m की जो रेशो है ये डायरेक्ट रिलेशन बनाएगी डिफ्लेक्शन के साथ। ठीक, अब यहां से देखें, मैस अगर ज्यादा प्रोटॉन का तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ी तो आंसर छोटा है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन का मैस देखें तो कम है,
तो नीचे अगर वैल्यू कम तो आंसर बड़ा। तो E/m की रेशो जब आप निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर आएगी प्रोटॉन से, तो उसी हिसाब से फिर डिफ्लेक्शन देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, E/m की रेशो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफ्लेक्शन के। तो ये आप बैठ के चेक कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट MCQ है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, हम पहले यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड का रिलेशन मैंने यहाँ पे बताना है, अभी रहने दें। इक्वेशन है जी हमारे पास V = QRB/m। कहाँ से हमने कैलकुलेट की, ये रही V = QRB/m। तो अब डियर स्टूडेंट्स मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए और टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बात की थी, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड भी डिस्कस करेंगे। V की जगह लिखेंगे R⍵, जरा गौर से सुन लें, टाइम कम है, V की जगह लिखें R⍵, एक R से कैंसल, ओमेगा की जगह लिखते हैं 2πf, सही। और आगे आपके पास आ जाएगा जी QB/m। लो जी, अब हमें चाहिए f, तो ये देखें f = ये आ गया QB/2 पाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2πm। लो जी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। टाइम पीरियड क्या होगा, f = 1/t ना, ये यहाँ लिख देते हैं, f = 1/t और t = 1/f, तो इसको उलट करते हैं, तो ये आ जाएगा t = 2πm / q × b। लो जी, ये टाइम पीरियड आ गया। अब मुझे बताएं टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन के साथ रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स, ज़रा गौर करें। अगर आपके पास Q सेम, B सेम, 2π सेम, तो T का रिलेशन मैस के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट। और ज़रा मैस का रिलेशन देखें कहाँ पे है, डिफ्लेक्शन, ये रहा। मैस का रिलेशन डिफ्लेक्शन के साथ कैसा है, इनवर्स। मैस का T के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट, तो फिर T का डिफ्लेक्शन के साथ क्या आएगा, इनवर्स। टाइम एंड हो गया था, दोबारा बता देता हूँ कि T का M के साथ क्या है, डायरेक्ट, M का डिफ्लेक्शन के साथ क्या है, इनवर्स, तो फिर T का डिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा, इनवर्स होगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि जो टाइम पीरियड है इसका रिलेशन डिफ्लेक्शन के साथ क्या है, इनवर्स। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे, E/m का एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो पोटेंशियल की फॉर्म में हो। यहाँ पे देखें V क्या थी, वेलोसिटी, तो E/m का फार्मूला वेलोसिटी की टर्म में है, याद रखिएगा, वो मेंशन करेगा इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें E/m का एक रेशो फार्मूला चाहिए पोटेंशियल की फॉर्म में। तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम इसको मैथमेटिकल पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, लेकिन हिंट दे देते हैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, ठीक है ना, और V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें, जिस तरह आप काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखेंगे ½ mv², फिर V की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे जो आपने V की कैलकुलेट की होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर इस तरह से अंडर रूट को कैंसिल करके आप यहाँ पे एक E/m का इन टर्म ऑफ पोटेंशियल फार्मूला देखेंगे और वो फार्मूला आपको ये मिलेगा, E/m = 2V / r² × b², ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आगे, इसको याद रखिएगा इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ से फिर MCQ बनेगा, क्या देखें जी, यहां से डियर स्टूडेंट्स MCQ ये बनेगा कि अगर वो स्टेटमेंट में कहे पोटेंशियल क्या है, सेम, जैसे हर एक फार्मूले में हमने चीजें सेम रखी ना, यहाँ पे V सेम था, वहां पे P सेम रखा, फिर डियर स्टूडेंट्स हमने कहाँ रखा, क्या चीज सेम रखी, V सेम रखा। तो अब यहाँ पे देखें वो स्टेटमेंट में कहेगा अगर पोटेंशियल सेम हो, B तो पहले से क्या है, सेम, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है तो फिर भी सेम, तो फिर M का रिलेशन R के साथ कैसा होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर वो कह दे V सेम, E सेम, B पहले सेम है, तो M का रिलेशन स्टूडेंट्स R के साथ देखें क्या आ रहा है, डायरेक्ट, लेकिन क्या है R के ऊपर स्केयर, तो फिर याद रख लें R² जो है ये डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है किसके साथ, M के साथ। M बढ़ेगा तो इधर से R भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी पावर क्या है, 2 स्केयर है। तो ये एक आपको और रिलेशन मिल गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं
कि अगर आपको यहाँ से फार्मूला चाहिए रेडियस का, लेकिन वो किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो फिर वो फार्मूला क्या बनेगा। उसमें भी हमने करना यही है कि आर का एम के साथ रिलेशन देखना है। मैं तो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करवा देता हूँ कि इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको क्या फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से, देखें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम के, बस मिल गया ना। लेकिन अगर यही रिलेशन आपने कैलकुलेट करना हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक फार्मूला आपने पढ़ा था ना, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, चैप्टर नंबर 3 में यही था ना, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह में वो फिर रिलेशन बन जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप अभी P का रिलेशन देख चुके हैं, वो किसके बराबर था, आर क्यू इंटू बी। कहाँ से आया, यहाँ से P इज इक्वल टू क्यू बी उधर जाएगा, चला जाएगा ना, आर क्यू बी बन जाएगा, आर क्यू बी बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी। राइट साइड में से हमें क्या चाहिए, आर, तो आर किसके इक्वल आ गया, आर आ गया जी स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, अच्छा अंडर रूट ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसके ऊपर है, डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, ये फार्मूला आ जाएगा। अब वो स्टेटमेंट में क्या कहेगा, वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज सेम, बी सेम, बात समझ रहे हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी सेम, बी सेम, चार्ज भी सेम। बताएं आर का एम के साथ रिलेशन कैसा आ रहा है, डायरेक्ट, लेकिन स्क्वायर रूट, तो फिर मैं यहां से देख सकता हूं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम के। तो देखें इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले सकते थे और मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब मोमेंटम सेम होगा तब रिलेशन क्या होगा, इसी तरह जब वेलोसिटी सेम होगी तब रिलेशन क्या होगा, फिर रेशो आपको बताई डिफ्लेक्शन के साथ, मैस बताया, रेडियस बताया, फिर एमसीक्यू साथ में डिस्कस किया किसकी डिफ्लेक्शन कम होगी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जब सेम होगी, बी सेम होगा, चार्ज सेम होगा, फिर आर का एम के साथ रिलेशन, इसी तरह आर का चार्ज के साथ रिलेशन यहाँ पे। तो ये 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट से रिलेशन थे, इनको आपने याद रखने, यहाँ से फिर आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट में एक छोटा सा एमसीक्यू है, उसके बाद हम टॉपिक एंड करते हैं, क्योंकि चार्ज टू मैस रेशो आपने समझ ली। अब एमसीक्यू कैसे पूछेगा कि चार्ज टू मैस रेशो आपने बतानी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, किसकी, प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। इसी तरह वो कह सकता है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल टू अल्फा पार्टिकल, जो मेंशन करे, बस आपको एक का तरीका आना चाहिए। आप तरीका यहाँ पे देख चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, एक आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। देखें जी, रेशो निकालनी है ना, E बाय एम, पहले क्या है प्रोटॉन, तो यहाँ पे P लिख दें, डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल, तो E बाय एम इनटू अल्फा पार्टिकल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब पुटिंग करते हैं, E बाय एम डिवाइडेड बाय, हाँ भाई चार्ज अल्फा पार्टिकल का क्या है 2E डिवाइड बाय मैस 4m, तो E से कैंसल, M से कैंसल, 4 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ गया 2:1, ये आंसर आ गया। या फिर आपके पास अगर इस तरह की ऑप्शन नहीं है तो फिर ये भी ऑप्शन बन सकती है। देखें E बाय एम ऑफ प्रोटॉन, ये डिवाइड हो रहा है ना, 2 बाय 1 का मतलब 2 ही है, तो उस साइड पे जाके ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया E बाय एम इंटू अल्फा पार्टिकल। हो सकता है ये वाली ऑप्शन इस तरह से बन के आ जाए कि देखें प्रोटॉन की जो E बाय एम की रेशो है वो 2 टाइम है E बाय एम रेशो किसकी, अल्फा से। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अब वो आपसे कहे प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, तो आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर 2 की डिस्कशन। तो हमारा यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तवज्जो से ये लेक्चर सुने होंगे, देखे होंगे, नोट किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।